तो सबसे पहले जो है वैदिक सभ्यता में जहां तक कल तक बताए थे, यानी परसों तक, कल तो छुट्टी थी। हाँ, कल रिंग सेरेमनी में चले गए थे, इस वजह से छुट्टी। हमारी सिस्टर के छोटे वाले देवर जी। और ऐसे भी तो सोमवार का छुट्टी ही रहता है। हाँ, चलिए तो ध्यान दीजिएगा। तो कल शाम तक जो है वहीं रह गए, रात में आए। इधर ध्यान दीजिएगा वैदिक सभ्यता पर, है ना। तो देखिए वैदिक सभ्यता में सबसे पहले जो है आज जो जहां से चालू किए हैं शीर्षक, उसमें पहला क्वेश्चन है दसरा के युद्ध के बारे में। किस युद्ध के बारे में? दसरा के युद्ध। दसरा के युद्ध अर्थात 10 राजाओं का युद्ध। यह दसरा के युद्ध जो है परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। कहाँ लड़ा गया था? परुष्णी नदी के किनारे, जिसका वर्तमान नाम है रावी नदी। कौन सा नदी है? रावी नदी। तो परुष्णी नदी के किनारे अर्थात रावी नदी के किनारे एक तरफ 10 राजाओं का संघ था, यानी एक ग्रुप में 10 राजा लोग थे इकट्ठे, सबकी सेना, और एक ओर से जो है एक अकेला, जिनका नाम था जो भरत राजा। कौन थे? लिखा हुआ होगा पढ़ना, सुदास। तो एक तरफ से भरत राजा सुदास थे और दूसरी तरफ से 10 राजाओं का ग्रुप था। ये दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था परुष्णी नदी के किनारे, लेकिन इसमें जीत जो है भरत राजा सुदास की हुई थी। किसकी जीत हुई थी? भरत राजा सुदास की। बराबर है। उसके बाद जो है बताया गया है, और इस लड़ाई का जिक्र जो है, दसरा के युद्ध का जिक्र जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया। कौन से मंडल में? 7वें मंडल में। उसके बाद है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है, जिसके अंतर्गत उसके पुरुष सूक्त में वर्णन किया गया चातुर्य वर्ण समाज की। किस समाज की? चातुर्य वर्ण समाज की, जिसमें बताया गया है कि समाज जो है 4 वर्णों में बटा हुआ था ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कहा जाता है कि परम पुरुष ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ है, कंधों से यानी कि भुजाओं से क्षत्रिय का जन्म हुआ है, भुजाओं से क्षत्रियों का, और जंघाओं से जो है वैश्य का जन्म हुआ है, और तलवार से यानी चरण से शूद्र का जन्म हुआ है। ऐसा कहा जाता है उस पुरुष सूक्त के अनुसार, है ना। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में है ना, और ये आपका वैदिक सभ्यता के दौरान जो है ये वर्ण व्यवस्था जो था वो किस पर आधारित था? ये व्यवसाय पर आधारित था, यानी जो जिस काम को करने वाले थे उसको उस वर्ण में डाला गया। मान लीजिए कि लोहे का काम करने वाले को लोहार, है ना, इसी प्रकार से लकड़ी के काम करने वाले को बढ़ई, है ना। तो ये उनके व्यवसाय के ऊपर आधारित था, जो काम करते थे उसके आधार पे ही उनका वर्ण व्यवस्था बनाया गया। बरोबर है। उसके बाद कह रहे कि इसमें आर्य समाज की सबसे छोटी इकाई जो होती थी वो परिवार या कुल होता था, जिसके पिता मुखिया होते थे, और उनको क्या कहा जाता था? कुलव कहा जाता था। पिता ही जो है उसके कुल के मुखिया कौन होते थे? पिताजी। और पिता को क्या कहा जाता था? कुलव कहा जाता था। बाल विवाह प्रथा यानी छोटे छोटे बच्चों का विवाह नहीं होता था वैदिक सभ्यता के दौरान, और पर्दा प्रथा भी नहीं था, यहाँ तक घूंघट ओढ़ने का भी प्रथा नहीं था। अभी तो भारत में ये लगभग सभी राज्यों में समाप्त नहीं हुआ है, अभी ये राजस्थान में जो है भरा हुआ है, यानी बचा हुआ है। राजस्थान में घूंघट यहाँ तक रहता है। डांस भी वो लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं शादी विवाह में, लेकिन घूंघट जो है यहाँ तक रहता है। बस हो गया। तो बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। प्रावधान क्या था? अगर मान लीजिए कि कोई विधवा स्त्री, और विधवा स्त्री यानी उनके पति का देहांत हो गया, तो उनके लिए विवाह करने का भी नियम था, लेकिन वो विवाह करने का नियम यह था कि अपने मृतक पति के छोटे भाई से, यानी जिस पति की मृत्यु हो गई उनके छोटे भाई, तो रिश्ते में कौन वो लगे? देवर जी, उनसे विवाह करने का प्रावधान था वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो समझ में आई बात? किससे विवाह करने का प्रथा था? हाँ, अगर पति की मृत्यु हो गई है तो। उसके बाद कह रहे कि विदुषी स्त्रियों का वर्णन भी इसमें मिलता है। विदुषी स्त्रियों का वर्णन मतलब उस समय की महिलाएं बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी। इससे पता चलता है कि वैदिक सभ्यता में स्त्रियों को पढ़ाई करने की अनुमति थी, यानी स्त्री लोग पढ़ाई कर सके, शिक्षा प्राप्त करने की इजाजत वहां से मिलना शुरू हो गया था। इसके पहले जो है बताया था कि वेद पढ़ने की इजाजत नहीं थी, है ना, पुराण को भी पढ़ने की इजाजत नहीं थी, केवल सुनने की इजाजत थी, है ना। और अभी आपको बताया जा रहा है वैदिक सभ्यता में कि यहाँ पर जो है स्त्रियों को शिक्षा प्रदान करने का भी, यानी शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार था।
की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और यही कारण जो है बहुत सारी स्त्रियां जो है बहुत ज़्यादा विदुषी हुई, यानी बहुत ज़्यादा स्त्रियां विद्वान हुई थी। कई स्त्रियां जैसे में लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, विश्वासा और सिक्ता, ये सब उस समय की जो है विदुषी स्त्रियां हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा शिक्षित स्त्रियां। एक और चीज़ की इजाज़त थी कि स्त्रियां जो अपने पति के साथ यज्ञ में साथ में बैठ के यज्ञ कर सकते हैं। यह भी प्रावधान जो है वैदिक सभ्यता से मिलना शुरू हो गया, वैदिक सभ्यता में शुरू हो गया। उसके बाद महर्षि गार्गी ने जो है चुनौती दी थी किनको? याज्ञवल्क्य ऋषि को। किसके बारे में? शास्त्रार्थ करने के लिए, मतलब कि शास्त्र संवाद हमारे साथ कीजिए। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी बाद। और कुछ ऐसी स्त्रियां भी होती थी जो जीवन भर शादी नहीं करती, जीवन भर कुंवारे रह जाती थी, कुंवारा तो लड़का रहे तो ब्रह्मचारी रह जाती थी। तो वैसी स्त्रियों को जो है क्या कहा जाता था? जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्री को क्या कहा जाता था? अमाजु। क्या कहा जाता था? अमाजु। यानी अमाजु शब्द का प्रयोग उन स्त्रियों के लिए किया जाता था जो जीवन भर विवाह नहीं करती। उसके बाद है आर्य समाज जो है पितृ प्रधान था, यानी पिता के बाद जो है जो पुत्र है वही संतान का यानी आगे का वारिस हो। अभी भी वही प्रधानता है ना। बताएं कि अगर एक पुत्र, अगर प्रारंभ में पुत्री का जन्म हुआ तो फिर बेटा चाहिए, फिर पुत्री का हुआ फिर बेटा चाहिए, फिर पुत्री हुआ फिर बेटा चाहिए। इस क्रम में 9 को 10 को 13 को 14 को तक बहुत सारे लोग है ना पहुंचा दे रहे हैं कि नहीं। तो ये पितृ प्रधान समाज था। आर्य समाज भी, वैदिक समाज भी जो है पितृ प्रधान समाज था और इसमें पिता ही जो है समाज के प्रधान माने जाते थे। उसके बाद है जीविकोपार्जन के लिए वो लोग यानी वैसे आचार्य लोग या वैसे अध्यापक जो अपना जीवन चलाने के लिए क्या करते थे? वेद वेदांत पढ़ाते थे। उनको क्या कहा जाता था? उनको उपाध्याय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उपाध्याय कहा जाता था। उसके बाद है आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस, है ना। सोमरस का वो लोग जो है उस समय विस्की, ब्रांडी, रम और बियर ये सब नहीं होता था। उस समय क्या होता था? सोमरस होता था, है ना। और सोमरस जो है वनस्पतियों से निर्मित था, यानी कि वनस्पतियों से प्राप्त किया जाता था, है ना। हाँ। और आर्य समाज में 3 वस्त्र थे। कौन कौन? वास, अधिवास, उष्णीय। वास यानी घर पे रहने के लिए आर्य समाज के लोग अलग कपड़ा पहनते थे, कहीं आने जाने के लिए अलग कपड़ा होता था, और जाड़े के दिनों में उससे बचाव के लिए जो उनमें उष्णीय वस्त्र होता था। ये 3 प्रकार के वस्त्र होते हैं। और अंदर पहनने वाले कपड़े को क्या कहा जाता है? नीवी। इसको अंतः वस्त्र भी कह सकते हैं। तो आर्य समाज में अंतः वस्त्र नीवी था। और बताया कि आज के समय में है ना इस अंतः वस्त्र का ही प्रचलन चल गया। बाह्य वस्त्र को सब त्याग रहे हैं और अंतः वस्त्र को ही पहन के बहुत सारी, कभी देखो मलाइका मैम है ना, ये क्या हो रहा है? कौन है ना? सब बॉलीवुड के एक्ट्रेस हैं, जितनी भी एक्ट्रेस हैं बीने है कि नहीं। सुबह सुबह जो है एगो पानी वाला बोतल लेना है ना, अवश्य है ना, अंतः वस्त्र में ही है ना, ये ऐसा ही चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये समाज को गलत रास्ता दिखा रहे हैं ना। तो है ना महिलाओं का जो है पहले क्या था, कहते हैं कि अंतः वस्त्र बाह्य वस्त्र दोनों आवश्यक था, लेकिन ये सब जो है नारी शक्ति को अमर कर रही है ना। हाँ, आगे देखिएगा मलाइका मैम चलने का स्टाइल देखिएगा, बड़ा अजब है। उससे आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन क्या थे? तो संगीत, यानी मनोरंजन का मतलब है जैसे आज के समय में लोग मनोरंजन के लिए क्या करते हैं? स्मार्ट जो मलाइका मैम बोले ना, देखो मैम है तो हम बोले पहचानते हैं मलाइका मैम को। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो आर्यों का आज की मैम का नाम मलाइका है, यही तो मैं उनको थोड़े जा रहा हूँ, है ना। मलाइका मैम का बात कर रहा हूँ। वो एक सॉन्ग नहीं था जो ट्रेन के ऊपर गाया गया था शाहरुख खान, चल छैया छैया, है ना, उस मलाइका मैम की मैं बात कर रहा हूँ। तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? हुआ पशुपालन एवं कृषि, यानी कि आर्य लोगों का जो है कि उन लोगों का काम धाम क्या था? तो वो पशुओं को पालते थे और खेती बाड़ी करते थे। सबसे खतरनाक सजा आर्य समाज में किसको दिया जाता? जो गाय की हत्या करते थे, है ना। गाय को क्या कहा जाता था? गाय को अधन्या कहा जाता था, मतलब वैसी पशु जिसकी हत्या नहीं की जानी चाहिए, उसको रक्षा के योग्य। और गाय की हत्या करने वालों के लिए जो है मृत्यु दंड तक की सजा थी, या फिर उसको देश से निकाल दिया जाता था।
गाय को सबसे पवित्र वस्तु माना जाता था, है कि नहीं? लेकिन आज उसी देश में गौ हत्याएं होती हैं और इसके ऊपर सब बंद है ना, कोई कुछ नहीं कह रहे। तो ध्यान दीजिएगा गौ है ना, और जिस आर्य लोग इसी भूमि पर जो है वो गाय हत्या करने वाले को जो है मृत्युदंड और कौन सी सजा देते थे? देश निकाला तक की सजा देते थे। लेकिन अभी सब नहीं होता है ना। आगे ध्यान दीजिएगा, आर्य समाज का सबसे प्रिय पशु क्या था बुआ? घोड़ा था। उन लोगों का प्रिय पशु घोड़ा था। और भारतीय परमाणुवाद का जनक किनको कहा जाता है? महर्षि कणाद को। और आर्यों के मनोरंजन के प्रमुख साधन क्या थे? वो संगीत, यानी मन नहीं लगता था तो वो लोग संगीत बजा लेते थे। रथ दौड़, यानी रथ का कंपटीशन होता था, एक दूसरे से रथबाजी होती थी। घुड़दौड़ भी होता था, घोड़ा का रेसिंग चलता था। और ध्रुव क्रीड़ा, यानी जिसमें बताए थे कि पांडव जो है हार गए थे किसको? पांचाली को। जो पांचाल नरेश की रहने वाली थी पांचाली, तो पांचाली को जो है वो हार गए थे, है ना। तो यानी कि एक तरह से जुआ खेलने का भी प्रावधान वहां था। हाँ, परमाणुवाद का मतलब है कि परमाणु शक्ति का जन्म, यानी इसके बीज जो है यहीं से बोए गए। पेड़ पौधा से प्राप्त, जैसे लवनी वाला ताड़ी है ना, तो वो तो पेड़ पौधा से प्राप्त होता है ना, वृक्ष से प्राप्त होता है। हाँ, तो ध्यान दीजिए। तो वो सोमरस के उस समय कहते हैं कि मैं आता था, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से क्या कर लीजिएगा? याद कर लीजिएगा, ताकि अगले कंपटीशन में जब पूछा जाए तो आप लोग हाँ बढ़िया पोजीशन पर आए, है ना, कम पोजीशन पर रहेंगे। चलिए आज के लिए बाय।